हेलो बच्चों, कैसे हैं भाई आप सभी। एक बार जल्दी से सभी बच्चे कमेंट कर देंगे और बता देंगे क्या हाल चाल है सारे बच्चों के। ठीक है बच्चे, देखो भाई अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ रखी है। अभी तक हमने वास्तविक संख्या के पिछले 6 लेक्चरों में काफी सारी चीजें पढ़ी है। स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो हमने संख्याओं का परिचय पढ़ लिया। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, हमने आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी देखा। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने देख ली यहाँ पर। अब आज क्या पढ़ने वाले हैं उस पे आते हैं। लेकिन उस पे आने से पहले बच्चे, मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि पूरा क्लास जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन कर लो एक बार, और जो भी डाउट है आप मुझे बता देना। फिर से एक बार दोबारा क्लास लेके एक बार पूरा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो पिछले जितनी क्लासेस हुई है उसमें किसी भी प्रकार का अगर आपको है डाउट तो जल्दी से कर दो कमेंट, बता दो सर इस वाले टॉपिक में मेरे को डाउट है या इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है। तो भाई अगली क्लास में वे टॉपिक और वे क्वेश्चन हम ले लेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे चलिए भाई यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देख लेते हैं भाई क्या क्या पढ़ रखा है। जैसे कि मैंने कहा, संख्याओं का परिचय, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, एल्गोरिथम और अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे भाई? आज पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। सर पुनर्भ्रमण क्या है भाई, किसको कहते हैं पुनर्भ्रमण? तो बच्चे देखो, अपरिमेय संख्या आपने पहले देख रखा है, पहले जानते हो अपरिमेय संख्या क्या है। उसको हम रिवाइज करेंगे और यहाँ पे कुछ अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, इसलिए हम इस टॉपिक को कह रहे हैं अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, मतलब रिवाइज ही कर रहे हैं, समझ लो। ठीक है, चलो अब बच्चे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात कि वास्तविक संख्या हमने पढ़ी, ये चैप्टर हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, तो एक चीज हमने यहां पर देखा, क्या देखा कि वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनता है, और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनता है। क्लियर है? तो बच्चे देखो, अगर मैं बात करूं परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या के अंदर हमने क्या क्या देखा। हमने इसके अंदर देख लिया था प्राकृत संख्या को देख लिया था। ठीक है, हमने इसके अंतर्गत पूर्ण संख्याओं को देखा था। पूर्णांक संख्याएं भी इसी के अंतर्गत आती है। ये सभी संख्याएं जो है परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। और इसके अलावा हमने यह भी जाना था कि परिमेय संख्या वास्तविकता में एक रूप है P/Q का, जहां P और Q दोनों क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। P और Q दोनों क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, और Q जो है शून्य के बराबर नहीं होता है ना। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी संख्याएं P/Q वाले रूप को क्या करती है, उसका पालन करती है। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? अब देखो, अगर P/Q वाला रूप जहां Q 0 के बराबर नहीं है, यह रूप हमारे परिमेय संख्या और इन पूरे संख्याओं के ग्रुप को, इस पूरे संख्याओं के संग्रह को दर्शाता है, तो अपरिमेय संख्या क्या हुआ? तो बच्चे अपरिमेय संख्या जो है ऐसी संख्या है जो P/Q वाले रूप में नहीं आ सकती। ठीक है, वे संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अगर मैं कहूं अपरिमेय संख्या के बारे में, अगर मैं बात करूं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो अभी जैसे मैंने कहा कि वह संख्या जो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है, वह संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है, या हम कह सकते हैं कि वह वास्तविक संख्या भी आप इसे कह सकते हैं, वह वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है, या हम इसी को कह सकते हैं अर्थात P/Q के रूप में नहीं आ सकती,
नहीं आ सकती, क्या कहलाएगा हमारा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ हमारे पास ऐसे कंडीशन होते हैं जिनको देख के हम बता सकते हैं कि वह संख्या अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, उसमें से एक कंडीशन है जिसकी बात हम आज की क्लास में करने वाले हैं, बाकी कंडीशंस की भी बात करेंगे, वह बाद वाली क्लास में करेंगे। एक कंडीशन ऐसा है जहां पर हम कहेंगे यदि, जहां पे हम कहते हैं, चलिए इसे यहां पे लिख लें, यदि p क्या है? p अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तब कर्णी p क्या होगा? कर्णी p अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तब कर्णी p क्या है? यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। अगर p क्या है? अभाज्य संख्या है, तब कर्णी p क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या है? p जैसे अभाज्य संख्या कौन है? 2 अभाज्य संख्या है क्या? मतलब कर्णी 2 अपरिमेय संख्या है। 3 अभाज्य संख्या है क्या? हाँ भाई, तो कर्णी 3 अपरिमेय संख्या है। करेक्ट। 5 अभाज्य संख्या है, कर्णी 5 क्या हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो जितने भी इस प्रकार की अभाज्य संख्याएं देखोगे वह कर्णी के अंदर में आके बन जाता है क्या? आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आज इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो भाई हम ये देखेंगे कि क्या कर्णी 2 अपरिमेय संख्या है, क्या हम इसे सिद्ध कर सकते हैं? क्या कर्णी 3 अपरिमेय संख्या है, क्या हम इसे सिद्ध कर सकते हैं? तो ये सभी चीजें हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि भाई अलग अलग प्रकार की जब हमें संख्याएं दिखती है तो क्या हम उनमें से अपरिमेय संख्या को अलग छांट सकते हैं कि नहीं छांट सकते हैं, क्योंकि हम किसी को देख के बता सकते हैं क्या कि वह अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। इसकी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, अब बच्चे एक जरूरी बात कि जब हम जाएंगे अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के रूप में, जैसे कर्णी 2 कर्णी 3 इनको सिद्ध करने वाली बात जब हम करेंगे तो उससे पहले हमें एक इंपॉर्टेंट प्रमेय है उसको जानना बहुत जरूरी है। उसकी सहायता से हम वो सिद्ध करने वाले हैं कि कर्णी 2 अपरिमेय संख्या है, कर्णी 3 अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले उस प्रमेय को देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप सभी बच्चे एनसीईआरटी अगर कभी खोलें तो प्रमेय 1.3 आपको दिखाई देगा। प्रमेय 1.3 आपको दिखाई देता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। किसके लिए? आपकी जो अभाज्य संख्या है जिसको अगर हम कर्णी के अंदर में रखें तब उसे यह सिद्ध करने के लिए कि वह अपरिमेय है या फिर परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रमेय को समझते हैं और इसको सिद्ध करके देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ के उन सवालों को हम करेंगे। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। जैसे कि क्या बोला? p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a वर्ग को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये आपके सामने एक प्रमेय है। p अगर a वर्ग को विभाजित करता है तो p अवश्य रूप से a को विभाजित करेगा, ये बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो भैया, हमें पता तो नहीं है p का मान क्या है, तो मान लेते हैं p जो है ना, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, p एक क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इस कंडीशन में है ना, p का मान नहीं पता लेकिन एक अभाज्य संख्या, कोई सा भी अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, इस कंडीशन में कह रहा है कि p a वर्ग को विभाजित करता है। a का मान पता है क्या आपको? नहीं पता है, तो क्या करोगे? a को भी मान लोगे। a को क्या मानोगे? a बराबर p1 गुणित p2 गुणित p3, इस प्रकार से बढ़ते हुए कहां तक जाएगा? pn तक जाएगा। a को क्या मान लिया? ये मान लिया। तो जब a ये हो गया तो a वर्ग क्या हो जाएगा? क्या मैं a वर्ग को a गुणित a लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं क्या? ठीक है, चलो a गुणित a लिख दिया, बराबर इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? p1 गुणित p2 गुणित p3, ये बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगा? pn तक। इसी प्रकार गुणा होगा p1 गुणित p2 गुणित p3, ये बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगा? pn तक जाएगा। क्लियर है? तो बच्चे यहां से देखिए, यहां से आ जाएगा आपका a वर्ग बराबर p1 का वर्ग गुणित p2 का वर्ग गुणित p3 का वर्ग, इस प्रकार से बढ़ते हुए pn का वर्ग। क्लियर है? ठीक है, p1 का वर्ग, p2 का वर्ग, p3 का वर्ग से लेके pn तक वर्ग का होगा। क्यों होगा? यहां से देख सकते हो, p1 गुणित यहाँ पे p1 कर दिया, करेक्ट, p2 गुणित यहाँ पे p2 कर दिया,
P3 गुणित P3। इसी प्रकार सभी संख्या जो समान है उनका आपस में गुणा करोगे तो उनका क्या मिलेगा, वर्ग मिलेगा। यहाँ देखो Pn है, यहाँ Pn से गुणा हुआ तो उसका क्या हो जाएगा, वर्ग मिल जाएगा। करेक्ट है। अब यहाँ पे जैसा कि हमें प्रश्न में बोला था, प्रश्न में हमें क्या बताया था, प्रश्न में हमें बोला है कि P a वर्ग को विभाजित करती है। तो यहाँ से हम लिखेंगे यदि P a वर्ग को विभाजित करती है तो अगर P जो है a वर्ग को विभाजित करती है तो P a वर्ग का एक गुणनखंड होगा। करेक्ट, ठीक है। अतः P जो P है यहाँ पर बच्चे a वर्ग का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, a वर्ग के यहाँ पे आपको गुणनखंड दिख रहा है, P1 P2 P3 Pn, ये सभी a वर्ग के क्या है, गुणनखंड है। तो हम लिखेंगे अतः P1 P2 P3 Pn में से एक मान है। करेक्ट भाई, यहां से देख सकते हो ए वर्ग के गुणनखंड कौन कौन से हैं, P1 है, P2 P3 P4 से लेके Pn तक जाएगा, है ना। ये सभी क्या है, ए वर्ग के गुणनखंड है। अगर जो P है वह ए वर्ग को क्या कर रहा है बेटा, विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, P भी क्या होगा, ए वर्ग का एक गुणनखंड होगा। इतना सबको समझ में आ गया। तो भाई अगर ये सभी ए वर्ग के गुणनखंड है और P भी ए वर्ग के गुणनखंड है, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि किसी संख्या का अगर हम गुणनखंड निकालें, है ना, तो उसकी जो अभाज्य संख्याएं हैं वह जिस रूप में होती है वह उसका अद्वितीय रूप होता है। ठीक है, उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में अगर हम उसको गुणनफल करें, तो जैसे कि यहाँ देख सकते हो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आपको दिख रहा है, तो एक अद्वितीय रूप होगा, मतलब जो P होगा वो इनमें से ही कोई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, अतः P जो है P1 P2 से लेके Pn तक में से कोई एक मान होगा। ये पक्का बात हो गया, से कोई एक मान होगा। क्लियर है क्या इतना सभी बच्चों को? अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता देना, और यहाँ तक में अगर कोई डाउट है तब भी आप बता सकते हो, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, अतः P जो है A का भी एक गुणनखंड है। करेक्ट, अतः P जो है वह A का भी एक क्या है, अतः P जो है A का भी एक गुणनखंड है, चूंकि P1 P2 P3 से Pn तक ये सभी क्या है, n A के गुणनखंड है। करेक्ट, हमने क्या कहा था कि भाई P जो है वो P1 P2 P3 से लेके Pn तक में से कोई एक मान है, और हमने सबसे पहले माना था कि A बराबर P1 गुणित P2 गुणित P3 से लेके कहाँ तक है, Pn है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसमें से ही एक अगर P है तो P भी क्या होगा, A का गुणनखंड होगा। करेक्ट, P A का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक है, क्योंकि ये P1 से लेके Pn A के क्या है, गुणनखंड है। इस प्रकार हम क्या कहेंगे, अतः P A को पूर्णतः विभाजित करता है। क्या करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से एक बार बता देंगे फटाफट से। ठीक है, चलो, तो ये हमें जो प्रमेय में कहा था कि अगर P A वर्ग को विभाजित करता है तो P A को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्लियर है इतना सभी बच्चों को?
तो ये जो प्रमेय है बच्चे आपके आगे बहुत काम आने वाला है, तो इसको सभी बच्चे अच्छे से ध्यान में रख लेना। प्रमेय 1.3 इस रूप में आप इसे ध्यान में रख लेना, ठीक है। इसी नाम से मैं आगे इसको बोलने वाला हूं, ठीक है। चलो भाई, तो अब एक बात बताओ मुझे कि क्या आप लोग सहअभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं? कौन कौन जानता है सहअभाज्य संख्या? एक बार मेरे बताने से पहले कर दो कमेंट फटाफट से। चलो भाई, सहअभाज्य संख्या कौन कौन बच्चा जानता है? जल्दी से एक बार कमेंट कर दो फटाफट से, सहअभाज्य संख्या। चलिए, तो भाई अगर मैं दो संख्याओं को सहभाज्य कहूं तो मैं कहता हूं अगर यदि a व b आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो अगर a व b आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं तो a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक प्राप्त होगा, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक प्राप्त होगा, इसका मतलब क्या है? संख्या एक की बात कर रहा हूं, कोई एक नहीं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? संख्या एक। चलो उदाहरण से देखें। चलो उदाहरण किस प्रकार से ले सकते हैं? जैसे कि मैं कोई दो संख्या ले लूं, 2 और 3 को ले लूं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए 2 और 3 की बात करूं तो 2 के गुणनखंड देखो क्या क्या है? 2 है गुणित 1 है। 3 का देखोगे तो 3 है गुणित 1 है, करेक्ट। तो यहां पर देखो, यहाँ 2 और 3 तो अलग अलग संख्या है, अलग अलग अभाज्य संख्या है, केवल एक ही कॉमन है। तो 2 और 3 आपस में क्या है? सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। चलो इसी प्रकार कोई और उदाहरण, जैसे कि कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे 13 और 11 है, करेक्ट। तो भाई 13 तो अभाज्य संख्या है, 13 गुणित 1 हो गया, 11 तो 11 गुणित 1 हो गया। तो आपस में यहाँ पे कोई मिला आपको? कोई नहीं मिला। क्या हो गया? ये सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप 8 और 9 को भी देखोगे तो वहां पे 8 के लिए आप 2 गुणित 2 गुणित 2 रखोगे, है ना, और 9 के लिए 3 गुणित 3 रखोगे। यहाँ पे यहाँ उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है आपको? केवल एक ही मिल रहा है ना, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 और 3 क्या है? अलग अलग अभाज्य संख्या हो गई। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि वह भी 8 और 9 भी क्या है? सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये आपके काफी काम आने वाला है, क्या? सहअभाज्य संख्या। ये आपके काफी काम आना है, तो इसको सभी बच्चे अच्छे से याद करके रख लेना, ठीक है। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, प्रमेय 1.3 बताया और सहअभाज्य बताया। अब इनकी सहायता से आपको आगे के जो प्रश्न आने वाले हैं उसे हल करना है। तो एक प्रश्न मैं हल करके बताऊंगा और एक प्रश्न दूंगा मैं आपको होमवर्क, ठीक है। तो सभी बच्चे होमवर्क को करके लाना। चलो भाई, तो प्रश्न देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कर्णी 2 को एक अपरिमेय संख्या बताना है बोले, तो कर्णी 2 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध करने से पहले हमको क्या देखना होगा कि क्या इसकी कुछ और पॉसिबिलिटी है, क्या इसमें कुछ और संभावनाएं हैं, यह हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने के लिए हम उपयोग करेंगे किसका? विरोधोक्ति विधि का। किसका उपयोग करेंगे? विरोधोक्ति विधि का, ठीक है। विरोधोक्ति विधि का उपयोग करेंगे। बेटा विरोधोक्ति विधि का मतलब क्या समझते हो? यहां पे हम कुछ शर्त ले लेंगे, कुछ मान लेंगे, फिर उसको लास्ट में दर्शाना है कि भाई वो शर्त तो हो गया गलत, ठीक है। तो यहाँ पे एक विरोधाभास लगेगा, और जब विरोधाभास लगेगा तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट सत्य हो जाएगा। कैसे करने वाले हैं, चलो जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं कहूं कर्णी 2, मान लेते हैं, माना कर्णी 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। कर्णी 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? अपरिमेय नहीं, क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। परिमेय संख्या है। कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया।
क्या माना, कर्णी दो एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का रूप अभी तक हमने क्या पढ़ा है, कर्णी दो बराबर पी बटे क्यू लिख सकते हैं क्या भाई, पी बटे क्यू का ही तो रूप पढ़ा है। तो पी व क्यू क्या है, यहाँ पर है पूर्णांक संख्या, ठीक है, तथा क्यू जो है वह शून्य के बराबर नहीं है। यही पढ़ा है, किसके लिए पढ़ा है, यह हमने पढ़ा है परिमेय संख्या के लिए। करेक्ट, किस रूप में होता है, पी बटे क्यू के रूप में। अब अगर मैं कहूँ पी और क्यू पूर्णांक है, तो उदाहरण के लिए जैसे मैं अगर ले लूँ 15 और 12, 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, ठीक है, चलो 4 से भाग मत दो भाई, 3 से भाग दे दो, 3 से दे देते हैं भाग, तो क्या आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, ये आ जाएगा 5 बटे 4। क्या समझ में आया यहाँ पे आपको, क्या समझ में आया कि भाई अंततः 15 बटे 12 एक परिमेय संख्या के रूप में था, लेकिन अंततः 4 से भाग देकर हमने इसे 5 बटे 4 में ला लिया। या इसको दूसरे तरीके से ऐसा लिख सकते हैं कि 5 गुणित 3, 5 तिया 15 हो गया, 4 गुणित 3, 4 तिया 12 हो गया। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, हमेशा कैंसल हो जाएगा और अंततः आपको किस रूप में मिल गया, 5 बटे 4, मतलब सहअभाज्य संख्याओं के रूप में। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे केवल एक जो है वह उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको देखने को मिलेगा, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड देखने को यहाँ पर नहीं मिलने वाला। क्या समझ में आया आपको यहाँ पे कि भाई 5 और 4 क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो इसी प्रकार हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, माना P व Q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य संख्या है, कोई अन्य अभाज्य संख्या है, तब एक के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य संख्या है, तब यहां से, तब इसका सरलतम रूप कौन सा मानेंगे, सरलतम रूप A बटे B माना, A बटे B माना। अतः A व B क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्लियर है क्या, जैसे मैंने कहा था 15 बटे 4 अगर P बटे Q के रूप में है, तो 5 गुणित 3, 4 गुणित 3 लेके हम क्या कह सकते हैं, इसको 5 बटे 4 क्या है, सरलतम रूप है। और 5 बटे 4 जो सरलतम रूप है वो क्या हो गया, सहअभाज्य संख्याओं का रूप हो गया, 5 और 4 सहअभाज्य संख्या हो गई। उसी प्रकार P बटे Q में अगर एक से अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य संख्या है, तब इसका सरलतम रूप A बटे B हम लोग मान लेंगे। P बटे Q का सरलतम रूप हम A बटे B मान लेंगे। इसका मतलब क्या है, P बटे Q का, ठीक है। अतः A व B क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ऐसा हम मान लेंगे। क्लियर है, तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए कर्णी दो को हम क्या लिख सकते हैं, कर्णी दो को हम बराबर लिख सकते हैं A बटे B के, चूंकि भाई हमारा P बटे Q का सरलतम रूप कौन है, A बटे B है। ठीक है, चलो भाई, ये अब A और B क्या हो गए, सहअभाज्य संख्या हमने ले लिया। अब यहां से आपका सवाल बड़ा आसान हो जाता है। यहां से क्या करना है, बस अब यहां से आप क्या करो, सबसे पहले वर्ग कर दोगे। वर्ग करने पर, वर्ग किया तो क्या आ जाएगा, ये 2 बराबर A का वर्ग बटे में B का वर्ग। करेक्ट, तो यहां से इसको और हल करोगे तो यहां से पक्षांतर करने पे B का वर्ग बराबर A का वर्ग बटे में 2। करेक्ट, तो यहां से क्या लिखोगे, अतः 2A वर्ग को क्या करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। क्या करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। ठीक है, अतः 2A वर्ग को क्या करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। इसलिए 2A को
पूर्णतः विभाजित करेगा। 2a को भी क्या करेगा? पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है, 2a वर्ग को पूर्णतः विभाजित करता है, इसलिए 2a को पूर्णतः विभाजित करेगा। कैसे पता चला हमें? हमने पहले पढ़ा क्या? हमने पहले पढ़ा है ना, इसके पहले जो हमने प्रमेय 1.3 पढ़ा उसमें हमने ये चीज पढ़ ली थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे? अतः 2a का एक गुणनखंड है। क्या है भाई? गुणनखंड है। अगर 2a का गुणनखंड है इसलिए a बराबर 2c लिख सकते हैं, जहां c क्या है? पूर्णांक संख्या है। c बराबर क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो a बराबर हम 2c क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि भाई 2 क्या है? a का एक गुणनखंड है, तो a बराबर 2 गुणित c हमने लिख दिया। करेक्ट। तो बेटा यहां से a बराबर हम 2c लिख सकते हैं, तो यहां से हम क्या करेंगे? इसको ले लेंगे समीकरण पहला और हम यहां पर कहेंगे समीकरण 1 से चूंकि b वर्ग बराबर क्या दिया था? a वर्ग बटे 2 दिया था, है ना, तो क्या आ जाएगा यहां से आगे? b वर्ग बराबर a की जगह में 2c का वर्ग बटे में 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो बच्चे यहां से आप हल करोगे, आ जाएगा आपके पास b वर्ग बराबर 2 का वर्ग 4 और c का वर्ग बटे में 2। 2 से भाग दोगे, 2 दूनी 4। आगे हल करोगे तो क्या आएगा? b का वर्ग बराबर 2c का वर्ग। क्या आ गया? 2c का वर्ग। तो यहां से इसको लिख सकते हैं b वर्ग बटे 2 बराबर c वर्ग। ठीक है, तो यहां से भी सेम चीज हम आगे लिखेंगे। अतः चूंकि 2 b वर्ग को पूर्णतः विभाजित करता है, इसलिए 2b को क्या करेगा? पूर्णतः विभाजित करेगा। पूर्णतः विभाजित करेगा। करेक्ट। लेकिन भाई हमें जो 2 स्टेटमेंट अभी तक मिले हैं, यहां पे एक क्या बोला है? एक ये बोला है कि 2 a को पूर्णतः विभाजित करेगा, दूसरा बोला है कि 2 जो है b को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो दोनों ही बातों में एक चीज का गड़बड़ी है। दोनों ही बातों में किस चीज का गड़बड़ी है? इस चीज का गड़बड़ी है कि इससे पहले हमने क्या कहा था? इससे पहले हमने कहा था कि a व b सहअभाज्य संख्या है, और अगर a व b को 2 पूर्णतः विभाजित करता है, इसका मतलब इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन मिल रहा है? आपको 2 मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी विरोधाभास आ रहा है। तो यहां से हम क्या कहेंगे? यहां से हम कहेंगे, चलिए यहां से अब चलो भाई जगह नहीं बचा तो आगे यहां पे लिख लेते हैं। तो यहां से हम कहेंगे अतः यहां पर देखो, अतः विरोधाभास प्राप्त हुआ। विरोधाभास प्राप्त हुआ। विरोधाभास प्राप्त हुआ। क्या मिल गया यहां पे? यहां पे मिल गया विरोधाभास। तो बेटा विरोधाभास कैसे मिला? क्योंकि a और b क्या है? a और b सहअभाज्य संख्या है, जबकि यहां पे हमने देखा 2 जो है a को भी और b को भी क्या कर रहा है? पूर्णतः विभाजित कर रहा है। तो यहां पे मिल गया विरोधाभास। तो इसलिए हमारा लिया गया कथन सत्य नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा लिया गया कथन सत्य नहीं है। अतः करनी 2 परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हो गया क्या सिद्ध? तो इस प्रकार क्या हो गया? सिद्ध हुआ।
ठीक है। इस प्रकार हमारा यह जो है कर्णी दो एक अपरिमेय संख्या यह हमें सिद्ध करना था, तो यह हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में मैंने ये वाला सवाल करा दिया। आपके लिए एक होमवर्क है कि आप करके आएंगे कर्णी तीन एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के पुनर्भ्रमण के अभ्यास प्रश्न, मतलब इससे संबंधित और बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उस क्लास के लिए आप सभी बच्चे रेडी रहना। ठीक है, आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। तब तक के लिए बेटा थैंक यू एंड बाय बाय।